वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी हमारे साथ मौजूद है। शाज़िया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है मखसूस नशिस्तों का, और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी भी उसकी एक बेनिफिशरी है, लेकिन उस फैसले पर तनकीद ये हो रही है कि जिस पार्टी का हक था ये नशिस्तें उनको नहीं दी गई, और कानूनी पहलुओं की वजह से अगर उन्हें नहीं भी दी गई तो ये बंदर बांट करके नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को भी नहीं मिलनी चाहिए थी ये नशिस्तें। बहुत शुक्रिया आदिल। मेरा ख्याल है कि एक अदालती फैसला आया है और यकीनी तौर पर अदालत ने अगर कोई फैसला सुनाया है तो उन्होंने तमाम तर जो कानूनी पहलू थे उन्हें स्टडी किया होगा। और जिन जमातों को एतराज है उनके पास तो बहुत मौका था कि वो कानूनी तरीके से अदालत को सेटिस्फाई करें। मैं समझती हूँ कि अगर उनके पास कोई जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कानून के मुताबिक ये नशिस्तें हासिल करने की, जिसकी डेडलाइंस भी दी जाती हैं इलेक्शन के दिनों में, ना उनकी जानिब से कोई खवातीन की लिस्ट गई है रिजर्व सीट्स पर। अगर हम पीटीआई को छोड़ दें इस वक्त, और जिस जमात के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा या ऐलान किया कि ये अब हमारी जमात है, सुन्नी इत्तेहाद, तो उसकी जानिब से भी कोई लिस्ट खवातीन की नहीं गई थी। अब आप मुझे बताएं, अगर पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन का कवानीन को इस तरह से फॉलो नहीं करती तो हम भी महरूम हो जाते इन सीटों से। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई रिवायत तो नहीं डलनी चाहिए कि जहां आप कोई कानून वायलेट करें या कोई कानून फॉलो ना करें, उसके बावजूद आपकी मानी जाएगी, आपको रिलीफ दी जाएगी। मेरा ख्याल एक अदालती फैसला है, उस पर वो अगर उनको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो मेरा ख्याल है उन्हें अपने होमवर्क को भी देखने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये उन्हीं दिनों की बात है जब ये बात सामने आ रही थी कि जी नशिस्तें जो हैं रिजर्व सीट्स की, उसकी फलानी डेडलाइन है, और ये पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा अहम होता है कि हमें एक वक्त के मुताबिक अपनी जो दस्तावेज है उनको मुकम्मल करना होता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी जमात को फेवर नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन का एक अपना मौकिफ है और वो क्लियर है इस हवाले से, वरना तो आदिल किसी चीज की डेडलाइन हो ही ना और कोई डेडलाइन ऑनर हो ही ना। अब ये फैसला जब अदालत में गया तो यकीनी तौर पर वहां मौजूद जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने भी तमाम दस्तावेज और जो जो कार्रवाई पॉलिटिकल जमातों की जानिब से हुई है इस पूरे अमल को फॉलो करने के एतबार से वो उन्होंने देखी होगी। अब अगर मतलब अगर मुझे इस देखिए, यू हैव टू फॉलो द रूल, यू हैव टू फॉलो द लॉ। वो फॉलो किए बगैर आपको फेवर्स नहीं मिल सकते। मेरा ख्याल है पीटीआई को गैर जरूरी फेवर्स जो हैं वो इतने मिल चुके हैं कि वो जो चीज मांगते नहीं थे उनको मिल जाती थी। अब जो चीज उन्होंने की नहीं है वो कह रहे हैं वो हमें दें। और ये बंदर बांट का जो लफ्ज है, मैं थोड़ा से इतराज है मुझे इसके ऊपर। अगर पीटीआई पॉलिटिकल प्रोसेस का एहतराम करे, उसको फॉलो करे, इलेक्शन कमीशन के दिए गए तमाम जो कवानीन है या उनकी दी गई जो हिदायत हैं उनकी डेडलाइंस को फॉलो करे, तो मैं समझती हूँ इस सिचुएशन में कभी पीटीआई ना आती, या फॉर दैट मैटर सुन्नी इत्तेहाद खुद भी ना आता। सो आई गेस दिस इज अ कोर्ट ऑर्डर, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर उनको अभी भी कोई एतराज है तो वो कानूनी तौर पर इसको जाके कोशिश करें कि अदालत को सेटिस्फाई करें। ये बंदर बाट का लफ्ज जो है मैं समझती हूँ कि दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टर्म। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए तो उन्हें ये नशिस्तें नहीं मिली, लेकिन जिन जमातों का हक नहीं था इन नशिस्तों पर, क्या ये नशिस्तें उन्हें दी जानी चाहिए थी? और एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि मॉरली पीपल्स पार्टी को ये नशिस्तें जो हैं ये कबूल नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसमें बात यह है कि आदिल एक अरसे से ये नशिस्तें 70 हैं या 72 हैं, ये नशिस्तें खाली हैं। और इन नशिस्तों के खाली होने से यकीनन एक पार्लियामान के अंदर जो जो लेजिस्लेटर्स इस वक्त नहीं है नशिस्तों पे जिन्हें होना चाहिए था, उस पर भी ये चीज असरअंदाज होती है। तो आज क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे है, बैनुल अक़वामी पार्लिमानी दिन के तौर पर ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और पार्लियामेंट को मजबूत करने के हवाले से दुनिया की तमाम तर पार्लियामेंट एक रिजॉल्व करती हैं। हम भी ये रिजॉल्व करते हैं बतौर पार्लियामेंटेरियन। हमने इस पार्लियामेंट की बालादस्ती और इसकी बका के लिए जिदोजहद की है, कुर्बानियां दी हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हों, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब जो कि बतौर सदर उन्होंने
وہ تمام تر اختیارات جو پارلیمان سے لے لیے گئے تھے، ایک آمر نے جو لیے تھے، وہ لوٹائے اس پارلیمان کو اسے مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہی اس کا احترام نہیں کریں گے یا وہ قوانین فالو نہیں کریں گے جو پارلیمان سے پاس ہوئے ہیں، خواہ وہ کوئی آئینی ترمیم ہو، خواہ وہ کسی آئینی ادارے کی تشکیل ہو جو آئین میں دی گئی ہے، مثال الیکشن کمیشن، اگر ہم ہی نہیں احترام کریں گے ان کی انسٹرکشنز کا اور اس ملک میں جو سب کے لیے قانون ہے اس کا، تو پھر کون کرے گا؟ تو مثال ہمیں خود قائم کرنی ہے۔ اور آج اگر عدالت نے اپنی جو بھی ان کے آگے جرا تو ہوئی ہوگی نا عادل، میں تو جی آئی ایم ناٹ وٹنس ٹو دیٹ، بٹ آئی ایم شیور کہ وہاں پر جرا ہوئی ہوگی، آئی ایم شیور اپنا موقف تمام جماعتوں نے رکھا ہوگا، اور وہ تمام موقف جو جس جانب سے آئے وہ سننے کے بعد آنریبل کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور اس فیصلے کو ان دی انٹرسٹ آف پارلیمنٹ سنایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ مزید بحث کے بجائے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن فوری ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے کہا، کسی فریق کو ابھی بھی اعتراض ہے جس نے قانون کو فالو نہیں کیا، جس نے ریزرو سیٹس کے لیے لسٹیں دی نہیں، جس نے ہوا میں اڑا دیا الیکشن کمیشن کی ہدایات کو، اور اگر اسے ابھی بھی انصاف چاہیے تو پھر اس کو انصاف عدالت سے جا کے مانگنے کی ضرورت ہے۔ بجٹ کے حوالے سے بتائیے گا، پیپلز پارٹی کو شدید اعتراضات تھے اور یہاں تک بات کی گئی کہ ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، لیکن آپ نے پھر جو ہے بجٹ کی حمایت کر دی۔ تو آپ کو جو شدید اعتراضات تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ سولر پینل پر جو 18% سیلز ٹیکس لگا ہے اسے ہٹایا جائے، وہ جوں کا توں موجود ہے، لیکن آپ نے بجٹ کی حمایت کر دی۔ جی عادل، دیکھیں جو اعتراضات تھے ہمارے پچھلے برس جب بجٹ آیا تھا اس کے بنسبت اس برس قدرن جو انگیجمنٹ تھی حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بہتر رہی۔ پچھلے برس تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی انگیجمنٹ ہوئی نہیں، اور اس کے نتیجے میں جو پی ایس ڈی پی اناؤنس کیا گیا اس میں ہمارے کنسرنز تھے، اور بنیادی کنسرن یہ تھا کہ وہ مشاورت سے نہیں تیار ہوا۔ اس مرتبہ کچھ انگیجمنٹ ہوئی ہے، کچھ سٹیجز ہم نے ان کے ساتھ ہمیں کچھ اطلاع ملی، جہاں جہاں ہم نے اپنی انپٹ دی وہ چیز آئی۔ مثال جو سیلریز میں لوگوں کے انکریز ہے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر 20% انکریز ہے، لوگوں کو جو ولنریبل پاپولیشن کو مزید سوشل پروٹیکشن ملے گی جس کے ذریعے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے جو سیلریز کے جو بریکٹس تھے اس کے اندر سرٹن بریکٹ کو ہم نے ٹیکس فری کے لیے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں۔ تو یہ چیزیں، اور پی ایس ڈی پی میں کچھ ایلوکیشنز تھیں جس پر کہ ہمیں بڑا کنسرن تھا، وہ ہمیں نظر آئیں کہ اس میں بہتری آئی۔ لیکن جب یہ بجٹ اناؤنس ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایسی چیزیں بھی اناؤنس کر دی گئی ہیں جس پر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، تو ہم نے پھر بھی اس کو جو ہے مطلب ہم نے چپ کر کے نہیں بیٹھے رہے، ہم نے اپنے اعتراض کو اجاگر کیا، اس پر بات کی، اور سب سے بڑا جو آپ کو پتا ہے سولر پینل کے اوپر ٹیکس کا اعتراض تھا جو کہ 18% اس حکومت نے لگایا، اور ہم نے اس پہ پروٹیسٹ کیا۔ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم 18% سولر پینل کے اوپر لگائے ہوئے ٹیکس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ پھر حکومت ہمارے ساتھ بیٹھی اور جو نیگوسیشنز ہوئی اس میں طے ہوا کہ وہ بائی 50% اسے کم کریں گے، گو کہ اب بھی ہم نہیں چاہتے کہ یہ ٹیکس اتنا بھی ہو، لیکن ہمیں انشور کرایا گیا ہے کہ مزید بھی اس میں کمی لائی جائے گی، تو بہرحال اس کی کمی انشور ہم نے کرائی۔ دوسری چیز جو ہم نے انشور کرائی وہ ڈیجیٹل ٹیکس کے حوالے سے تھی، جس سے کہ حکومت پیچھے بھی ہٹی اور یہ بھی تسلیم کیا کہ جو ٹیکس آن سروس ہے ریلیٹڈ ٹو ڈیجیٹل وہ پروونسز کی ڈومین ہے۔ ٹیکس آن سروس از ناٹ دا ڈومین آف دا فیڈرل گورنمنٹ۔ ہمارے کچھ اعتراضات سندھ حکومت کے بڑے سنگین تھے۔ مثال کے طور پہ جو ایچ ای سی کا بجٹ ہے یونیورسٹیز کے لیے سندھ کے اندر، وہ 4.8 بلین بتایا گیا مختلف میٹنگز میں جو سندھ گورنمنٹ جہاں پہ حصہ تھی۔ این ای سی میں بھی یہ بات اٹھائی گئی، اور اس سے قبل بھی جو پریپریشن ہوتی ہے درمیان صوبوں کے، وہاں پر بھی کہ جی 4.8 ہے۔ یکا یک جو فائنل میٹنگ تھی اس میں انہوں نے 2 ارب اس میں کم کر دیے۔ اس پر اعتراض سندھ حکومت نے اٹھایا کہ آپ نے یہ آدھا کر دیا، 4.8 سے آپ 2.8 پر آ گئے، اور یہ سرہن ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کو بھی پیپلز پارٹی نے اپنی نیگوسیشنز میں اٹھایا اور یہ حکومت نے تسلیم کیا اور اس کو کریکٹ کیا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے اعتراض اٹھایا وہ پی ایس ڈی پی کے اندر ایلوکیشن بالخصوص جو دی گئی ہیں، ہمارے جو موٹر وے ہے
सखर टू हैदराबाद जिसे कहते हैं, जो कि होना तो सखर टू कराची, कराची पोर्ट है, क्योंकि ये पाकिस्तान का रोड है जो पोर्ट से शुरू होता है और फिर दीगर ममालिक के इलाकों को इससे फायदा होता है। ये ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। उस पर भी जो एलिगेशन थी खातिर खा नहीं थी, हमें बताया गया कि फंडिंग किस तरह की जाएगी और यकीन दिलाया गया कि इस फंडिंग को बेहतर किया जाएगा इस साल के दौरान। इसी तरह K4 पे हमारा इतराज था। एक बहुत बड़ा हमारा इतराज था आदिल, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, कि एक इदारा होता था पाक पीडब्ल्यू के ऊपर तरह तरह के जो इल्जामात बताए गए, उसके बाद वजीर आजम साहब ने उसको अबॉलिश कर दिया। उसकी एक अलग बहस है क्योंकि उसमें एम्प्लॉयज मुतासर हुए। हम समझते हैं कि ये अगर अबॉलिश करना है तो उसको एक विजन के साथ अबॉलिश करने की जरूरत है, ना कि लोगों को सिर्फ बेरोजगार करें करप्शन के नाम पे। देखिए, पहले तो इस इदारे को खास तौर पे PTI हुकूमत ने ज्यादा इससे काम लिया। अब वो यकीनन जो भी उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी, करप्शन बढ़ाना उनकी प्रायोरिटी थी, तो शायद करप्शन बढ़ गई इदारे में, लेकिन उस इदारे को आपने अबॉलिश कर दिया। अब उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं था। एक PIDCL नामी एक कंपनी है जिसके जो अभी किसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। वो भी, अगर उसकी मैं आपको कहानी सुनाऊं तो वो भी नवाज शरीफ साहब के दौर में पहले KIDCL बनी, कराची की डेवलपमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने करनी थी, फिर इमरान खान के दौर में वो SIDCL बनी और फिर वो उन्हीं के वक्त PIDCL बनी। अब क्या हुआ कि जो पाक PW की स्कीमें सूबों की थी, वो क्योंकि पाक PW खत्म हो गया है तो उन्होंने क्या किया कि ये स्कीमें सूबों को दे दी, मां सिवा सिंध हुकूमत के। उन्होंने कहा नहीं, सिंध हुकूमत की जो स्कीमें है वो सिंध हुकूमत नहीं करेगी, वो PIDCL के जरिए हाउसिंग एंड वर्क्स के खाते में लिख दी गई। तो ये हमें बहुत बड़ा एक, आप समझें कि एक हाउ वुड आई से इट, एक तासुबाना एक डिसीजन हमें नजर आया, जिस पर हमने इतराज उठाया। हमने कहा सिंध तो कॉलोनी नहीं है ना आपकी कि आप सिंध को ऐसे ट्रीट करें। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, जो टेरिटरीज है पाकिस्तान की, उसमें सिंध एक सूबा है, इट डज नॉट फॉल इन ICT। तो आपने ICT के पास जो मिनिस्ट्री है उसमें सिंध की सारी स्कीमें क्यों रखी? हमने फिर जब एतराज उठाया तो उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा जी अब सारी स्कीमें PIDCL को दे देते हैं, मीनिंग ये एक ही जगह चली जाएंगी, सूबों से ले लें। लेकिन मैं अभी भी, चले ये आपने एक इक्वल कर दिया, 3 सूबों को आपने वापस, आपने सिंध को अब 3 सूबों के साथ मतलब 3 सूबों को सिंध के साथ कर दिया। लेकिन मैं आपके जरिए एक और बात जरूर करूंगी वफाकी हुकूमत से कि चले आपने ये कर दिया, लेकिन आपको सिर्फ सिंध की स्कीमें निकालनी थी, ना कि आपको 3 सूबों की स्कीमें आपको वफाक में डालनी थी। तो ये ज्यादती अभी भी सूबों के साथ भी है कि when the provincial governments, 3 of them were given this responsibility, but because सिंध एजिटेटेड कि जी आपने सिर्फ हमारे साथ ये किया, तो उन्होंने 3 के साथ भी यही किया। Whereas I think ये फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाला एटीट्यूड है। आपको सूबों को स्कीम्स देनी चाहिए। आपने PTI की हुकूमत जो KP में है उनको भी दे दी थी स्कीमें। मतलब आपने, जहां पीपल्स पार्टी आपकी एक सपोर्ट करदा जमात है कौमी असेंबली में, उस पर नहीं ट्रस्ट किया, उसकी जो स्कीमें थी गवर्नमेंट की वो दे दी आपने, फेडरल हाउसिंग एंड वर्क्स डिपार्टमेंट को सौंप दी। तो ये तो मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि PTI से आपका मतलब आपका बहुत बड़ा झगड़ा है, और दूसरी तरफ आप KP को सारी स्कीम्स जो है वो भेज देते हैं। तो बहरहाल एक ये था, लेकिन उस पे ये नतीजा निकला कि जी इंस्टेड ऑफ सिंध, ओनली सिंध प्रोविंस फॉलिंग अंडर हाउसिंग एंड वर्क्स, ऑल द प्रोविंसेस जो उनकी ट्रांसफर हुई है पुरानी पाक PW वाली स्कीमें, वो सारी अब फेडरल गवर्नमेंट के हवाले हो गई हैं। तो हमने कहा चले इक्वालिटी तो हो गई है, लेकिन अच्छा होता कि अगर सिंध को भी सौंप दी जाती और हर सूबा अपनी स्कीम्स खुद करता, ताकि कल को फिर ये दावे, करप्शन, क्लेम और ये ना होता। अब एक PIDCL है जिसका मैं नहीं समझती कि कोई इस वक्त उसके पास कोई ऐसा ढांचा नहीं है, कोई ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है। आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे इसका रोना भी रो रहे होंगे। शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ैया में ज्वाइन करेंगे।